डॉक्टर एच.एस. रावत आज आगे आने वाले 51 दिन के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? भयंकर कहीं न कहीं युद्ध की संभावना, भयंकर विस्फोट, यानी जिस प्रकार से पहले बंच में इकट्ठे लोगों की मृत्यु हुई उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन सकती है दोबारा से। मोदी जी टिके रहेंगे, कुर्सी बनी रहेगी? हाँ, कुर्सी अभी बनी रहेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं। योगी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? योगी जी की कुंडली भी बड़ी पावरफुल है। योगी जी अपने दम पर जनता का प्यार लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। क्या किसी तरह के राजनीतिक बदलाव या लीडरशिप क्राइसिस भी आगे आने वाले समय में देखे जा सकते हैं? मोदी जी की कुंडली के हिसाब से अभी 2027 तक सब अच्छा है। भारत पाकिस्तान का आगे क्या भविष्य है, आगे क्या होगा? जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी होती नहीं है। बिल्कुल, ये तो 1000 साल तक रहेगा ऐसे ही। बकरीद नाम है, बकरे की कुर्बानी का मामला है, तो फिर गाय की कुर्बानी क्यों? कहाँ लिखा है कुरान में गाय को काटने के लिए? कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि कुर्बानी दो? और जब अल्लाह ने ही सबको बनाया है तो बनाने वाला काटने की इजाजत क्यों देगा? इसके अलावा कोई ऐसा योग जो किसी खास राशि पर बहुत भारी पड़ सकता है? एक तो सिंह राशि के ऊपर बहुत भारी चल रहा है और एक मीन राशि के ऊपर। ये दो राशियां अभी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। तो कोविड बढ़ सकता है? हाँ, कोविड बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे एक्सट्रीम उस समय बढ़ा था वो सिचुएशन नहीं है। बहुत लोगों ने अपने व्यवसाय में झटके झेले, बहुत लोगों की नौकरी गई, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जिनकी नौकरी गई है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रह बदलेगा तो नौकरी मिलेगी। व्यवसाय में जिनको लॉस हुआ है, व्यवसाय में दोबारा से ऊपर उछाल आएगा। आज इस चैनल पर, इस पॉडकास्ट में सबसे पहला प्रेडिक्शन, इसका मतलब हमें शांति, पीस, ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज का पॉडकास्ट खास इसीलिए है क्योंकि आज बात होगी एक ऐसे साल की जिसने दुनिया का नजारा ही बदल कर रख दिया है। साल 2025। अभी 6 महीने भी देखा जाए तो पूरे नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जिसने हमें हिलाकर रख दिया। चाहे बेंगलुरु की बात कर लीजिए, एक तरफ आरसीबी की जीत का जश्न जिसने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन किसे पता था कि बाहर एक खूनी मंजर देखा जाएगा। बेंगलुरु में भगदड़ मच जाती है स्टेडियम के बाहर। महाकुंभ की बात कर लीजिए, महाकुंभ में भी भगदड़ मची। रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो भी हमने तस्वीरें देखी। इसके अलावा चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर पहलगाम अटैक की ही जिक्र हम क्यों ना कर ले। लगातार 2025 में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने हमें चौंका दिया है। अब आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो किस तरह के होंगे? क्या वो भी कुछ इसी तरह के बीतने वाले हैं? सुकून लाएंगे या फिर कोई ऐसे घटना चक्र का आरंभ होगा जिससे पूरी दुनिया चौंकने वाली है? और इस विषय में बातचीत करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे खास मेहमान जो बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं। आपने इन्हें कई बड़े टीवी चैनल्स पर देखा है और लगातार आपके घर में, आपकी टीवी स्क्रीन्स के जरिए ये आपसे जुड़े रहे हैं। बात कर रहे हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य जिन्हें ग्रह गोचर समय का गहरा ज्ञान है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मोनिका जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। जी बिल्कुल मोनिका जी। लेकिन जो अभी समय है ना सर, वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे अच्छा नहीं है। आप 2025 देखिए, 6 महीने भी पूरे भी नहीं हुए हैं कुल मिलाकर देखे तो, लेकिन बहुत कुछ हो गया। बेंगलुरु का ही जिक्र कर ले, आरसीबी ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन किसे पता था कि स्टेडियम के बाहर एक खूनी मंजर देखा जाएगा? क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह गोचर होते हैं? बिल्कुल मोनिका जी, एक सूत्र है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नराबरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। इसका मतलब होता है कि जो ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है ना, ये ग्रहों के अधीन है, ग्रहों की किरणों से चलता है। ग्रहाधीनम नराबरा यानी जितने भी 84 लाख योनियां हैं सब ग्रहों के अधीन हैं। और काल ज्ञानम ग्रहाधीनम यानी जो समय का ज्ञान है, ज्योतिष, ये भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो ग्रह गोचर के अनुरूप हो रहा है। और इसकी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 5 साल पहले हर एक टीवी चैनल पर फुल मून और फुल चंद्र ग्रहण हुआ था, जब कोरोना आया था उसके बाद। जी जी, हमने उस समय प्रेडिक्शन करी थी और पूछा भी था लोगों ने कि कोरोना आएगा, क्या विश्व युद्ध होगा या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा।
तब मैंने कहा था कि बीमारी तो भयंकर आएगी लेकिन युद्ध अभी नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत 2025 में होगी। 5 साल पहले हमने प्रेडिक्शन करी थी, और जब सब पूरी दुनिया ये कह रही थी, पूरे ज्योतिषी ये कह रहे थे मोनिका जी कि 2025 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मंगल का साल है, मंगल का साल है। यानी हर टीवी चैनल को देखो, जिधर उधर न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते थे मंगल बहुत अच्छा करेगा। मैं अकेला ऐसा आदमी था, मैंने कहा 2025 बहुत बुरा होगा और ये जून तक बहुत बुरा रहेगा। जून के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगी, जुलाई के बाद में, तब तक ये स्थिति आधे साल की ऐसे ही रहने वाली है। अब मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ क्यों बोला ये, क्योंकि पिछली साल 2024 में अक्टूबर में मंगल नीच हुआ था, उसके बाद नीच चलता रहा। और मंगल युद्ध का कारक होता है, आतंकवाद का कारक होता है। युद्ध, बम विस्फोट, चोट, एक्सीडेंट, भूकंप आना, और साथ में जो आपने कहा आरसीबी की बात कर लें, कुंभ की बात कर लें, रेलवे स्टेशन भगदड़ की बात कर लें, जो मेजॉरिटी में जो बंच में जो मृत्यु हुई, या हम उसकी पहलगाम की बात कर लें, इन सब में मंगल का रोल होता है। मंगल जो ग्रह पॉजिटिविटी देता है, ऊर्जा देता है, वो 2024 अक्टूबर से नीच था, और साल की शुरुआत नीच मंगल से हुई। अप्रैल में वो दुश्मन के घर में चला गया और फिर उसके बाद दोबारा नीच हो गया। अब जाकर के कल 7 तारीख को उसने राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश किया है, लेकिन आसमान से गिरे खजूर पे अटके। मंगल और केतु की युति हो गई है अभी ये 52 दिन के लिए। ये भी बड़ी खतरनाक है। यानी 2 युद्ध प्रेमी ग्रह वो एक साथ हो गए। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं और युद्ध, विस्फोट होने के योग बनते हैं। अब आपने देखा कि किस प्रकार से रूस के अंदर तबाही की यूक्रेन ने, पूरे विश्व के अंदर हालात खराब हैं। तो ये जो साल है ना, अभी जुलाई तक की स्थिति अगर देखें हम, 28 जुलाई तक अभी ये स्थिति एज इट इज रहने वाली है। इसमें और परेशानियां आएंगी। मंगल थोड़ा सा रिलीफ में तो आया, लेकिन उसको केतु का साथ मिल गया है, और मंगल कराए दंगल। मंगल और केतु की युति विस्फोटक होती है, बड़ी जबरदस्त। इसके अलावा शनि और राहु की युति 29 मार्च से हुई। ये युति भी युद्ध की कारक होती है। और देखो पाकिस्तान ने वो पहलगाम का किया, और उसके बाद हमने उनको युद्ध में उठा करके धूल चटाई। फिर मिसाइलें चली, फिर राफाल चले, फिर कहीं ना कहीं युद्ध विस्फोट, यानी 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। ये भी प्रेडिक्शन हमने बहुत पहले की थी, और साल की शुरुआत में जनवरी में की थी कि 29 अप्रैल से लेकर के, और ये जो स्थिति है 1.5-2 महीने की, ये बहुत खराब रहेगी। अब ये दोनों अलग हुए तो मंगल केतु एक साथ हो गए। इसका मतलब अभी जुलाई तक की स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। उसके बाद ये साल थोड़ा सा रिलीफ में आने का योग बनेगा। ये ग्रह गोचर के अनुरूप होता है। डॉक्टर एच.एस. रावत आज आगे आने वाले 51 दिन के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? खराब हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर कुंडली में हर आदमी की अलग अलग कुंडली होती है, लेकिन ओवरऑल स्टार वार की अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो भयंकर कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना, भयंकर विस्फोट, और भयंकर कहीं तूफान आना, जिसमें बंच में आगजनी घटना, विमान गिरना, रेल दुर्घटनाएं, यानी जिस प्रकार से पहले बंच में इकट्ठे लोगों की मृत्यु हुई, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन सकती है दोबारा से। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, पूजा पाठ और यज्ञ करते रहना चाहिए। मंगल केतु की युति जब जब भी हुई है, जब जब 2 देशों के भयंकर युद्ध होते रहे, युद्ध तो जनरल चल ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा रहने वाला है, भारत पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। अच्छा, जिस तरह से आपने इन युतियों के बारे में बताया, मंगल और केतु की युति के बारे में बताया, यानी बीते दिनों हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पहलगाम अटैक देखा, तो ये जो एग्रेसिव घटनाएं हैं इतनी, जिस तरह से आपने भी कहा विस्फोटक, इनके पीछे भी मंगल और केतु की युति जिम्मेदार है। इनके पीछे क्या होता है, जैसे शनि और राहु की युति हुई, तो ये एक तरह से घोर अत्याचार और अन्याय, एक तरह से इसको बोलते हैं नीचता। यानी कि आदमी को कपड़े उतारा, फिर उसका धर्म देखा, उसके बाद उसको मारा, इसको बोलते हैं घोर नीचता। और ये तब होती है, ऐसे जघन्य पाप तब होते हैं जब शनि राहु इकट्ठे होते हैं। तो पहलगाम हुआ शनि राहु की युति के कारण, और उसी युति का बदला लेने के लिए उस समय मंगल नीच का था। अगर मंगल केतु की युति होती तो पाकिस्तान को आधे को खत्म कर दिया होता उस टाइम पर, अगर ये स्थिति रहती।
लेकिन मंगल नीच था हमारा, और वो थर्ड हाउस के अंदर नीच चल रहा था हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमने कंप्रोमाइज़ के तौर पे उसको पीछे हटा लिया। लेकिन अभी तो वो केतु के साथ है, अभी तो दोबारा से मुझे लगता है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम पीछे हटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और इस समय हमारा साहस का लेवल और हमारी सेनाओं का लेवल बहुत चरम सीमा पर रहेगा, क्योंकि जब मंगल केतु की युति हमारे शरीर के साथ नेटवर्क में जुड़ती है, हमारे आर्मी के अफसरों के साथ जुड़ती है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ती है, तो उस समय पर हमारी जो बोल्डनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आक्रामक स्थिति हो जाती है। जैसे ज्वार बाटे आते हैं, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन हम डिप्रेशन में जाते हैं, पूर्णिमा के दिन हमें क्रोध आता है। तो पूर्णिमा जैसे मनुष्य का लेवल ब्रेन का हाई होता है, वो निडर हो जाता है, ऐसे मंगल केतु की युति के अंदर जो हमारे देश को चलाने वाली सरकारें हैं, वो हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि मारो इनको, मारो इनको। और एक होती है कंप्रोमाइजिंग नेचर आ जाती है जब हमारे ग्रह थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। भारत पाकिस्तान का आगे क्या भविष्य है, आगे क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान कहते हैं ना कि जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी होती नहीं है। बिल्कुल, ये तो 1000 साल तक रहेगा ऐसे ही, क्योंकि जिनकी नींव ही लड़ाई पर टिकी हो, जिनके मकान की नींव ही लड़ाई पर टिकी है, और जिनकी आसमानी किताब में ही लड़ाई लिखी हुई है, और जिनको बदला ही लेना है, जिन्होंने देश को तोड़ा ही इसलिए था कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान हमारे लिए एक नासूर, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान एक नासूर की तरह है। और हिंदुस्तान की आने वाली गवर्नमेंटों को भी हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे कैसे निपटना है, और ये हमेशा हमें तंग करता रहेगा। जितने मर्जी कंप्रोमाइज़ हो जाएं, चाहे इनको गले लगा लो, लेकिन गले लगाते भी ये गला काटने की पूरी कोशिश करेंगे। ये इनके दिमाग के बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया गया है। इनकी जो चिप है ना, मेमोरी कार्ड जो है इनका जो प्रोसेसर है, वो ऐसा ही बना हुआ है, वो 1947 से ही बना हुआ है। वो हैंग ही करता रहेगा, वो हैंग ही करता रहेगा, उनके होगा। ग्रहों की गति ऐसी है। जी। पीओके वापसी का काउंटडाउन क्या हम माने कि शुरू हो चुका है? भविष्यवाणी आपकी क्या कहती है? ग्रह गोचर, चाल, ये सब क्या कहता है? देखिए, पीओके का जो मामला है मोनिका जी, वो ग्रह गोचर के हिसाब से इतना आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। पीओके को लेने के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाइना से युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2-3 देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। आज की भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत से सब दुश्मनी चाह रहे हैं। वो चाह रहे थे कि पहले जैसा भारत रहता, भारत में सप्लाई देते रहते, भारत उन्नति ना कर पाता, भारत में स्वदेशी ना बनते, भारत में ब्रह्मोस ना बनती, भारत में कहीं ना कहीं तेजस ना बनते, भारत के अंदर अपनी राइफलें, मशीन गनें सब बन रही हैं, भारत एक्सपोर्ट करने लगा है। इन सब चीज़ों से अब ना, जो आपको पता है, जो उद्योग में लीन कंट्रीज हैं वो चिढ़ने लगे हैं, और इसलिए लैग पुलिंग, बैक बाइटिंग हो रही है। उसके लिए भारत की सरकार को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आगे भी बढ़ना है और हमें युद्ध से भी बचना है। और अगर युद्ध होता है तो चाइना पीओके के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, सीपैक का मामला वहाँ से निकल रहा है, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि चाइना के साथ भी हमें युद्ध करना पड़ेगा उस कंडीशन में। जिस दिन हम उस कंडीशन में हो जाएंगे कि हम चाइना से युद्ध कर सकते हैं और हम विन कर सकते हैं, तो हम पीओके को ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी ये राह आसान नहीं है, राह में मुश्किलें बहुत हैं, कांटे बहुत हैं। लेकिन ये जब हम मुश्किलों कांटों की बात कर रहे हैं, आगे 6 महीनों का अगर हम जिक्र करें, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये समय कैसा रहेगा? क्या ये थोड़ा सुकून लेकर आएगा, या फिर जिस तरीके से बीते 6 माह में घटनाक्रम हुए हैं, एक के बाद एक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसने सबको चौंकाया है, हैरान किया है, कुछ ऐसा फिर हो सकता है? नहीं, ऐसे जुलाई के बाद संभावनाएं कम है, क्योंकि जुलाई के बाद जो ग्रहों की जो कम्बिनेशंस है वो पॉजिटिव में आएगी। अक्टूबर में जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, और मंगल केतु की युति टूट जाएगी। शनि राहु का कम्बिनेशन द्वादश जो चल रहा है वो भी थोड़ा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कहीं कहीं थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंटली थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वो सब हो रहा है, क्योंकि शनि की जो पावर है बीमारी देने की थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि इस समय शनि इज ऑक्यूपाइड बाय राहु। तो कुंभ राशि के अंदर राहु का गोचर चल रहा है, उसकी वजह से शनि के अंदर बीमारी देने की क्षमता बढ़ गई है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है नेचर का, उसके अंदर कहीं ना कहीं वायरस बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी। इस प्रकार की स्थिति तो हो सकती है,
लेकिन युद्ध की स्थिति थोड़ी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, कंप्रोमाइजिंग स्थिति की तरफ जाने का योग बनेगा। लेकिन कोविड का जिस तरह से आपने जिक्र किया, अब जो मौत के आंकड़े हैं वो भी एक एक कर कुछ कुछ सामने आने शुरू हो गए हैं, तो कोविड बढ़ सकता है? हाँ, कोविड बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे एक्सट्रीम उस समय बढ़ा था वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पॉइजनिंग होती है, जो वायरस आते हैं, वो तब आते हैं जब कोई भी ग्रहण 90% से लेकर के 100% तक होता है। पिछले जो कोविड से पहले दोनों ग्रहण थे, चंद्र ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, ये सब 99-95% थे। फुल मून था, फुल दिखाई दिया था, ब्लड मून था, और साथ में जो हमारा सूर्य ग्रहण हुआ था वो भी पूरा हिंदुस्तान के ऊपर ही था। तो हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर अगर प्रॉपर रोशनी सूर्य की नहीं आएगी या प्रॉपर रोशनी चंद्रमा की नहीं आएगी, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2-3 डिग्री के ऊपर बनते हैं वायरस, और 2-3 डिग्री पर समाप्त होते हैं। अभी मान लो सूर्य की इस समय पर 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और जब ग्रहण पड़ेगा तो टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रोशनी तो आनी नहीं है, तो 30 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो तुरंत पैदा हो जाएगा, है ना, वो बैक्टीरिया हानिकारक होगा। इसलिए ग्रहण के टाइम पर ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने % ग्रहण हुआ और कितना बैक्टीरिया होगा, हमारे बालों में चिपक जाएगा, कपड़ों पे चिपक जाएगा। इसलिए ग्रहण के बाद स्नान करना, बहते पानी में स्नान करना, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, गोदावरी में, ब्रह्मपुत्र में स्नान करना, कपड़ों को धोना गर्म पानी से, फिर उनको दान कर देना, खुद ना पहनना। तो ये सिचुएशंस इसलिए की जाती हैं, इनका साइंटिफिक रहस्य होता है। तो इस बार के जो ग्रहण हुए हैं वो इंडिया में दिखाई नहीं दिए, तो वो ग्रहण सारे के सारे अमेरिका में थे, नॉर्थ अमेरिका में थे, यूरोप में थे, तो स्थिति वहीं ज़्यादा खराब हुई है। स्थिति जो वहाँ पर स्थिति देखा जाए तो कनाडा की स्थिति देखी जाए और बाकी जो कंट्री हैं वहाँ उथल पुथलें हुई, सरकारें चेंज हुई। तो ये जहाँ जहाँ पर भी रोशनी फोकसेस कम आएंगी वो एरिया कहीं ना कहीं दूषित होता है। तो इस वजह से अभी उतनी भयंकर बीमारियां आने का योग नहीं है। चले, ये थोड़ी राहत की बात है। यानी कि ये जो 6 महीने हैं आगे, यानी जुलाई से दिसंबर, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कुछ ऐसी खास राशियां जिन पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, दोनों लिहाज से? सबसे बढ़िया राशि तो कर्क आने वाली है, और जो न्यूली मैरिड बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि हम कंसीव करें, तो उनको कंसीव करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब उच्च का होगा और उस समय बच्चे की डिलीवरी होगी तो बच्चा बड़ा विद्वान होगा, उस समय उसका माइंड जो होगा ज्ञान से भरपूर होगा, तो वो करीब 6 महीने के करीब उच्च रहेगा देवगुरु बृहस्पति। तो उनकी प्लानिंग अभी से जुलाई के बाद वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो प्लानिंग करेंगे तो एक तो वो सबसे बड़ा है, कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि और कन्या राशि जो रहती हैं, इनके ग्रह जो हैं, बुध बहुत फास्ट प्लैनेट होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, उसके लिए भी एक पॉजिटिव है। और जो सिंह राशि है उस पर थोड़ी तकलीफ़ है। सिंह राशि के ऊपर एक तो उनका सूर्य नीच हो जाएगा अक्टूबर में, 17 अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और दूसरा सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो सिंह राशि के ऊपर मंगल केतु की युति भी चल रही है। तो सिंह राशि इस समय काफ़ी तकलीफ में है, तो सिंह राशि वाले काफ़ी पीड़ित हैं। इसी प्रकार धनु राशि है, उसका जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में चल रहा है, ससुर राशि में चल रहा है, वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब उसकी चल नहीं रही है तो इसलिए युद्ध चल रहे हैं, जब गुरु की चलती नहीं है तो फिर युद्ध होते हैं, तो वो भी थोड़ी राशि ठीक होंगी आगे चल करके। मीन राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा कष्ट है इस समय। मीन राशि के ऊपर पीक आवर के अंदर शनि की 7.5 है, जो उनको स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है। मेष राशि के सिर पर अभी चढ़ रही है, और साथ में कुंभ राशि से उतर रही है। तो इतनी राशियों को तो शनि पीड़ित कर रहा है, 5 राशियों को तो सीधा सीधा पीड़ित कर रहा है, और एक कन्या राशि है उसको सप्तम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। तो 6 राशि हमेशा कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से पीड़ित रहती हैं। 50% लोग दुखी कहीं ना कहीं रहते ही हैं। इन 6 राशियों को शनि का प्रभाव है। कुंभ राशि के ऊपर डबल प्रभाव है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी है और राहु का गोचर भी है। तो इसका मतलब कुंभ राशि पर 7.5 शनि भी दुखी करेगा और साथ में राहु भी दुखी करेगा। तो कुंभ राशि वालों को हेल्थ इशूज़, थोड़ी तकलीफ, मानसिक डिप्रेशन, टेंशंस, ये सब चीज़ें रहने का योग बनता है। और सिंह राशि के ऊपर केतु विराजमान है, तो सिंह राशि वालों के लिए हार्ट से संबंधित तकलीफ का ध्यान रखना है। उनके माता पिता को अगर कोई तकलीफ़ है हार्ट से संबंधित तो उससे बचाव करने की ज़रूरत है, और उनको फिर एक स्टोन भी पहन के रखना चाहिए, माणिक पहन सकते हैं। और केतु के मंत्रों का जाप लगातार करते रहेंगे
तो उसे सिंह राशि वालों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी जो राशियां हैं उनके लिए पॉजिटिव है, 6 राशियों के लिए पॉजिटिव। 6 के लिए अच्छा है, 6 के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहने वाला है। कोई ऐसा उपाय अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को जो उन लोगों के लिए सटीक साबित हो और आम जनमानस बहुत आसानी से कर सके। मोनिका जी, ये प्रश्न आपने जो पूछा ना, बड़ा गहरा प्रश्न है उपाय का। जैसे डॉक्टर जो दवाई देता है ना, वो सिम्टम्स देखता है पहले, क्या सिम्टम्स है। मान लो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, या किसी को बीपी है, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको पूछेगा पहले और उसके बाद पेट दर्द की दवाई देगा। कहीं ऐसा ना हो पेट दर्द की दवाई से अस्थमा बढ़ जाए या शुगर बढ़ जाए। तो ज्योतिष के अंदर भी उपाय बड़ी सावधानी से दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे ऊपर से किरणें ग्रहों की मेरे यहाँ पर हार्ट पे जुड़ी हुई हैं या ब्रेन पे जुड़ी हुई हैं। अब मान लो शनि की 7.5 चल रही है, शनि की किरणों से मैं दुखी हूँ, दशा भी शनि की चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है। आम ज्योतिषी को ये पता होता है कि जब शनि की 7.5 शनि की महादशा चले तो नीलम पहना दो, वो खुश हो जाएगा शनि। उनका कंसेप्ट ये है, उन्होंने यही पढ़ा है, अपने गुरुओं से यही सीखा है। वैज्ञानिक कंसेप्ट ये कहता है कि जिस रेज के द्वारा आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उस रोज को रोका जाए, उस रेज को रोका जाए। भाई आपकी आंखों पे अगर मैं लाइट लगाऊं तो आपकी आंखें खराब होंगी, आप चश्मा लगा लेंगे या आप ऐसे हाथ लगा लेंगे। सिद्धांत तो यही कहता है। हमारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो शनि की रेज के कारण आप परेशान हो रहे हैं। आपको अर्थराइटिस हो रहा है, आपको दमा हो रहा है, आपको शुगर हो रही है, आपको बीपी हो रहा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको जॉइंट पेन है ना, सर्वाइकल है, ये सब शनि की बीमारियां हैं। अब शनि तो इनको बढ़ा रहा है बीमारियों को। अब मैं शनि की रेज को रोक दूं तो बीमारियां रुक जाएंगी। यही सिद्धांत कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी पार्ट्स में होती है तो बीमारियां होती हैं। ये एक सिद्धांत है मेडिकल का, हमारा भी यही सिद्धांत कहता है। अगर मैंने शनि की रेज को रोक दिया और जहां शनि जिस जगह नुकसान कर रहा है उस जगह को मजबूत कर दिया, मतलब मेरी छाती के ऊपर तीर आने वाला और मैंने कवच कुंडल पहन लिया यहाँ तो तीर क्या करेगा मेरा? मैंने तो यहाँ पर जैकेट पहन रखी है बुलेट प्रूफ। तो ये सिद्धांत काम करता है कि कोई ग्रह अगर आपको दुखी करता है तो आप कवच कुंडल पहनो, आप जैकेट पहनो बुलेट प्रूफ, जिससे शनि की गोली हमें तकलीफ ना दे। इसलिए मेष राशि वालों को शनि दुखी करेगा, क्यों? नीच का होएगा, इसका मतलब आपको तकलीफ देगा। तो आप मूंगा पहन के रखें, लाल रंग के कपड़े पहने। लाल रंग शनि के कलर को डैमेज कर देगा, ख़त्म कर देगा। यानी कलर थेरेपी का सिद्धांत होता है। मीन राशि वालों को पुखराज पहन के रखना है, उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। आप येलो कलर पहनेंगे ज़्यादा तो आपके ऊपर शनि का प्रकोप कम रहेगा। ऐसे ही कुंभ राशि, उसका स्वामी शनि होता है और शनि खुद का नीलम होता है। अब उसको तकलीफ दे रहा है तो यहाँ आप नग नहीं पहन सकते। यहाँ आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है कि हे शनिदेव, मुझे क्यों दुखी कर रहे हो आप? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। मैंने इन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया तो शनि का प्रकोप कम हो गया। शनि से संबंधित दान करो, तेल का दान करो, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ। पीपल का पेड़ जो होता है ये लगातार ऑक्सीजन देता है हमें, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें पॉजिटिविटी आएगी। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग राशियों के लिए उपाय करना पड़ता है। ये तो उपायों की बात हो गई। आजकल आप देखेंगे एआई का ट्रेंड है। लोग आजकल चैट जीपीटी वगैरह इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे एड्स देख रहे हैं एआई ज्योतिष के। तो क्या आपको लगता है आध्यात्मिक लिहाज से भी बड़े परिवर्तन आएंगे आगे आने वाले समय में? बिल्कुल। एआई की जो स्थिति को अगर हम देखते हैं उससे बड़ा परिवर्तन आएंगे, लेकिन ये सब मनुष्य के द्वारा संचालित हैं। दिमाग तो मनुष्य का ही है, मनुष्य के दिमाग से ऊपर एआई हो नहीं सकता, ये तो ट्रू है। कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग से ऊपर नहीं हो सकता।
मनुष्य का दिमाग भगवान के द्वारा संचालित है सीधा सीधा, और एआई हमारे द्वारा संचालित है। अब मोबाइल से हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि सारा कुछ तुम ही कर दो हमारी जगह, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, मनुष्य का जो दिमाग है ना, उस वो अनलिमिटेड होता है। इसलिए मनुष्य जो चाहेगा होगा तो वही। कंप्यूटर हमें बता सकता है, एआई हमें बता सकता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन, उसका आकलन, उसकी भविष्यवाणी, वो सब तो हमें करनी पड़ेगी। हाँ, एआई इतना कर सकता है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबको उसमें फीड कर दें, और उन सब का कंक्लूजन भी फीड कर दें, और जितने भी 8 अरब आदमी हैं उन सब की कुंडलियाँ फीड कर दें। पीछे की भी फीड कर दें, जो मरे हैं उनकी भी फीड कर दें। तो होता क्या है, एक सर्कल होता है इसमें, कि जैसे ये अंगूठा मेरे वाला मेरी मृत्यु के बाद किसी को अलॉट होगा, यानी वर्ल्ड में एक ही अंगूठा है, ये दूसरे को नहीं मिल सकता ये। तो अगर इसी अंगूठे को एआई अगर डाल के रखे कि इस अंगूठे की लाइन वाला व्यक्ति ज्योतिषी था, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, पॉडकास्ट में जाता था, डॉक्टर रावत नाम था, है ना, उसके माँ बाप ये करते थे, ये हाइट थी, ये लंबाई थी, ऐसे बोलता था, वो सारा डेटा इस अंगूठे पर सेव कर दिया एआई ने। कल को मेरी मृत्यु के बाद दूसरे आदमी को ये अंगूठा मिलेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड वही आ जाएगा जो मेरा है। एआई ये कर सकता है। ये एआई जो आज कर रहा है, ये हमारी भृग संहिता, रावण संहिता, इनमें है ये। और जो अगस्त मुनि के नाड़ी पत्ते हैं साउथ इंडिया के अंदर, नाड़ी ज्योतिष, उसमें भी है। थंब इम्प्रेशन से आपकी कुंडली निकली मिल जाएगी, तो आपका पूरा नाम, पता, माँ बाप, ये कितने पढ़े लिखे हो, क्या किया, सब कुछ आपका डेटा मिल जाता है। तो इसका मतलब आने वाले समय में एआई 8 अरब आदमियों के पूरा रिकॉर्ड अगर रखेगी, और उससे पहले जितने लोग मरे हैं उनका डेटा और उनकी क्वालिफिकेशन होगी, तो एआई अपने आप एक्यूरेट बता देगा कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये इंजीनियर बनेगा, इतने साल में इंजीनियरिंग हो जाएगी, इतने साल में यूपीएससी क्लियर करेगा, इतने साल में ये बनेगा, इतनी आयु है, इतने साल में इसकी शादी होगी, इतने बच्चे हो जाएंगे। पूरा डेटा एआई के पास आ जाएगा। अच्छा, आगे आने वाले ये जो 6 महीने हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कोई ऐसे योग बन रहे हैं जो हम कहें कि ये 100 सालों बाद ऐसा योग बना है? जैसे महाकुंभ के लिए भी हमने कहा था, कोई ऐसे योग बन रहे हैं किसी दिन हम कहें कि 100 साल बाद ये योग बना है? ऐसे योग बनते रहते हैं। ग्रहों की जो गति है ना, कई बार तो 150 वर्ष के बाद बनते हैं, कई बार 1500 वर्ष के बाद बनते हैं। ये हम कैलकुलेशन डालते रहते हैं कि ये 1200 वर्ष बाद बना है ये योग, ऐसे बनते हैं। और 30 साल में बनता है जब गोचर होते हैं। अभी जैसे शनि और राहु की युति हुई एक राशि के अंदर, ऐसे हजारों सालों में भी योग बनते हैं। लेकिन जो ये योग बनते हैं ना, उन्हीं योगों को हम स्टडी भी करते हैं। जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय शनि राहु की युति हुई थी, उसकी शुरुआत होगी, युद्ध लंबा चला। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस समय भी शनि राहु की युति थी। उसके बाद 62 का युद्ध हमारा हुआ, उस समय शनि केतु की युति थी। उसके बाद 65 का युद्ध हुआ, उस समय सूर्य केतु की युति थी। फिर खाड़ी का युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ। जितने भी युद्ध हुए हमने सारे रिसर्च किए हैं। उन युद्धों में वही ग्रहों का कॉम्बिनेशन आता है जो आज चल रहा है। अब जो अभी हमने पाकिस्तान के साथ हमारा छद्म युद्ध हुआ, हल्का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमने देख लिया कि ये प्लैनेट पोजीशन में ये युद्ध हुआ है, ये प्लैनेट पोजीशन फिर दोबारा कभी आएगी तो फिर यही युद्ध होगा, सेम होगा। आज इस चैनल पर, इस पॉडकास्ट में सबसे पहला प्रिडिक्शन, क्योंकि अब पर्व भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, अगस्त से शुरुआत हो जाती है त्योहारों की और लगभग नवंबर तक त्यौहार चलते हैं। इस बार ये जो फेस्टिव सीजन होगा, चाहे हम गणेश चतुर्थी की बात कर लें, जन्माष्टमी की बात कर लें, दिवाली की बात कर लें, धनतेरस का जिक्र कर लें, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे? नहीं, उतनी अच्छी ग्रहों की गति नहीं है। एक होता है कि जब ग्रह अंतरिक्ष में ऊपर बहुत पॉजिटिव राशियों में चलते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। हर मनुष्य, हर प्राणी 84 लाख योनियाँ प्रसन्न होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जो शांति देते हैं, पीस देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी राशि पर 2.5 साल के लिए शनि मूवमेंट कर रहा है और उसकी राशि का स्वामी अतिचार गति में है। इसका मतलब हमें शांति, पीस, ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्यों? आदमी की स्थिति आक्रामक होती है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ का रिचेस्ट आदमी एलन मस्क, 2 इतने बड़े पावरफुल शक्तियाँ आपस में उलझ रहे हैं। उनको इतनी अकल नहीं आ रही है कि भाई हम शांति, इतना हमारा नाम है, हम चुप रहें,
हम मुंह ना खोलें, लेकिन उलझ रहे हैं क्यों? ग्रह कर रहे हैं, ग्रह दीनम जगत सर्वम, ग्रहों ने उनका नेटवर्क फेल कर रखा है तो ग्रह जब नेटवर्क फेल करते हैं तो यही सिचुएशन बनती है। तो इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि का जो मूवमेंट है वो हमारी कमी ला रहा है, ज्ञान में कमी लाएगा। जो सत्संग करने वाले लोग हैं उनसे विश्वास उठेगा, ऐसे ही कहीं ना कहीं परेशानियां रहेंगी। इतना कूल और पीस ऑफ माइंड जो चलना चाहिए उतना नहीं रह पाएगा। क्या किसी तरह के राजनीतिक बदलाव या लीडरशिप क्राइसिस भी आगे आने वाले समय में देखे जा सकते हैं? वो ग्रहों के हिसाब से होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से अगर मैं देखूं, मोदी जी की कुंडली के हिसाब से अभी 2027 तक सब अच्छा है कुंडली के हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति होता है देश के ऊपर उसकी कुंडली का प्रभाव बहुत होता है। देखिए, आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन लोग बोलते हैं यार ये क्या है, अमेरिका कैसा राष्ट्रपति है? अमेरिका की जो छवि है ना उसके साथ जुड़ी हुई है ना। रूस की छवि पुतिन के साथ जुड़ी हुई है, इंडिया की छवि नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है। तो देश की गद्दी पे जो व्यक्ति बैठता है उसके ग्रह कैसे हैं, उस ग्रहों से वो देश संचालित होता है। इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो लोग डरते थे इंदिरा गांधी से कि भाई इससे मत उलझो, तो कभी भी बम्बार्डमेंट करा देगी उलझते डरते थे लोग। पाकिस्तान डरता था बुरी तरीके से, है ना, ये तो बहुत गुस्से वाली है। मनमोहन सिंह से नहीं डरते थे कोई लोग, है ना, नरसिंह राव से नहीं डरते थे। तो देश के जो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का जो ग्रह होता है, उन ग्रहों के आधार पर देश की गति और उन्नति चलती है। इसलिए मोदी के ग्रह भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मोदी जी टिके रहेंगे, कुर्सी बनी रहेगी? हाँ, कुर्सी अभी बनी रहेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। योगी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? योगी जी की कुंडली भी बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लेकिन ज्योतिष जगत में क्या है, 5 ग्रह क्रूर हैं और 4 ग्रह सौम्य हैं, देवता ग्रह 4 हैं। सौम्य ग्रहों में 4 में भी 2 ही हैं। प्रकृति का नियम है कि जो आक्रामक प्लेनेट होते हैं ना उनको रूल करने की क्षमता कम दी जाती है। और राजनीति में आपको पता है थोड़ा कम बोलने वाला हो, शरीफ हो उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आक्रामक को पसंद करते हैं। योगी जी की जैसे कुंडली मजबूत है, ऐसे मोदी जी की भी कुंडली मजबूत है। अपने दम पे जनता का प्यार ये लेके आए हैं। योगी जी अपने दम पे जनता का प्यार लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। उनके ग्रह में और इनके ग्रहों में फर्क है। मोदी जी का जो चंद्रमा है वो नीच का है, और नीच चंद्रमा में आदमी कहीं पे भी झुक जाता है, कोऑपरेटिव होता है। और जिसका चंद्रमा पावरफुल होगा वो नहीं झुकता। बस इनमें दोनों में यही फर्क है, बाकी दोनों की पब्लिक प्रेम अच्छा है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी की बदौलत कहा जा रहा है कि जो सनातन है उसका प्रचार बहुत हो रहा है और सनातन अपने पांव भी दिनों दिन और पसारता जा रहा है, युवा बहुत प्रेरित हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन अभी अब आगे जाकर और गहरा होगा? जैसे अयोध्या के बाद काशी मथुरा का जिक्र हो रहा है, संभल लाइन में आ चुका है, ये आवाज़ अब आगे जाकर अभी और बुलंद होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा जस राजा तत्प्रभा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। मोदी जी और योगी जी दोनों ही सनातन प्रेमी हैं, खुल करके करने वाले हैं, दोनों ही भक्त हैं भगवान के, और वो एक मटके हैं और वो भगवान शिव के भक्त हैं, भोले के, और आज से नहीं शुरू से हैं वो। तो जो राजा जैसा काम करता है फिर प्रजा भी वैसा करना शुरू कर देती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हिंदू कहने में, सनातन धर्म को कहने में गर्व महसूस होता है। एक ज़माना ऐसा था जब हम पढ़ते थे तिलक लगाने में डर लगता था। एक ज़माना ये था कि अगर हम कहते थे कि हम हिंदू हैं तो ईसाई बच्चे और मुसलमान बच्चे मजाक उड़ाते थे, है ना। हम तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए थे। लेकिन आज हम पूरे विश्व को ये दिखा रहे हैं कि सनातन धर्म बहुत कुछ है, सनातन धर्म का ज्ञान बहुत कुछ है, सनातन धर्म की सभ्यता बहुत कुछ है। पूरे वर्ल्ड ने जो कुछ भी लिया है सनातन धर्म से लिया है, वेदों से लिया है, हमारे शास्त्रों से, पुराणों से लिया है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सनातन धर्म में बहुत मजबूती आई है। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन से हाथी को एक रस्सी में बांधते रहो, बचपन से, और
छोटी सी एक खूंटे से बांधते रहो बचपन से, उसको आदत पड़ जाती है, और वो उतनी पतली सी रस्सी से जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब भी बंधा ही रहता है वो। हम लोगों ने 800 वर्ष तक गुलामी देखी है। हमारा जो मन है, हमारा जीन्स है, जो मनोबल है, काफ़ी हद तक टूटा हुआ था। उसको उठाने में इतनी जल्दी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों को आदत ऐसी पड़ गई थी, सनातन प्रेमियों को, कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। लेकिन आज उसके अंदर चेंज आया है। आज हम अपनी बात पॉडकास्ट पे खुल के रख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि हम खुल के रख नहीं सकते थे बातें। जब तक आप अपनी बात ही नहीं रखोगे सनातन धर्म की, तो आपकी बातों से मोटिवेट कौन होगा? कोई मोटिवेट ही नहीं हो सकता। अब हमने बहुत सारे, जब डिबेट से आती हूँ, डिबेटों में अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं। हमने रखा भी, बकरीद के ऊपर भी इतनी डिबेटें हुई, सब पे रखी ये सब चीज़ें कि भाई जब नाम बकरीद है ना, बकरीद नाम है, बकरे की कुर्बानी का मामला है, तो फिर गाय की कुर्बानी क्यों? इसका मतलब तुम स्वादिष्ट भोजन के आदी हो गए हो अल्लाह को बदनाम करके। भैंस की कुर्बानी क्यों? जिस ऊँट पे पूरी ज़िंदगी तुम्हारी निकलती है, बैठते बैठते आनंद करते करते, जो ऊँट तुम्हारा इतना वफादार होता है, फिर उसको उसका गला काट के बेरहमी से मारने की कुर्बानी क्यों? इसका जवाब दीजिए मुझे। आज उनसे पूछने के लिए हम कम से कम इस बात पे मजबूती से अपनी बात तो रखते हैं कि भाई तुम क्यों काट रहे हो गाय को? कहाँ लिखा है कुरान में गाय को काटने के लिए? कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि कुर्बानी दो? और जब अल्लाह ने ही सबको बनाया है, अल्लाह ने ही सबको बनाया है, तो बनाने वाला काटने की इजाज़त क्यों देगा? मैंने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो क्या मैं उनको काटने की इजाज़त दूंगा कभी? अल्लाह तो बेरहम नहीं हो सकता। मैं कहा आप लोग उनके नाम पर सिर्फ स्वादिष्ट भोजन करना और दूसरे के धर्म को कहीं ना कहीं आहत करना, ये आदत है। आज हम अपनी बातों को रख रहे हैं, लॉजिक है, उनके पास जवाब नहीं है, तो मजबूती आई है। इसका श्रेय योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे हमारी सोच है कि हम मथुरा वृंदावन को भी, कृष्ण जन्मभूमि को, और जो ज्ञानवापी बनी हुई है काशी विश्वनाथ में, उनको भी पूरा रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यानी आगे आने वाले समय में आपके अनुसार भी लगता है कि ये लड़ाई अभी और ज़्यादा मजबूत होगी और इस लड़ाई में काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल, लड़ाई मजबूत होगी। लड़ाई नहीं है ये, अपने हक मांगना है, और हक कोई प्यार से देता नहीं है। हक के लिए लड़ना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है। जी। बहुत बड़ी बातें आपने यहाँ पर कही हैं, और सबके, मुझे पक्का पता है इस चर्चा के बाद बहुत सारे कमेंट्स की बौछार होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे मत हैं और अलग अलग मत हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन बहरहाल हम जुलाई से दिसंबर तक की बात कर रहे थे, इन 6 महीनों में क्या क्या होगा। इसके अलावा कोई ऐसा योग जो किसी खास राशि पर बहुत भारी पड़ सकता है? अभी तो सबसे ज़्यादा भारी 12 राशियों में फिलहाल 2 राशियां हैं। एक तो सिंह राशि के ऊपर बहुत भारी चल रहा है, सिंह राशि के ऊपर, और एक मीन राशि के ऊपर। ये 2 राशियां अभी सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। धीरे धीरे इनसे भी ये सब कष्ट निकल जाएगा। समय का परिवर्तन है, ग्रह गोचर है, ग्रह बदलते रहते हैं, और फिर ग्रह बदल जाते हैं तो रिलीफ आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन 2 राशि वालों को अपना बहुत ध्यान रखना है, मीन राशि को, सिंह राशि को, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, ये साल झटकों वाला न सिर्फ स्थितियों के लिहाज से रहा, बल्कि क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है देश में, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत लोगों ने अपने व्यवसाय में झटके झेले, बहुत लोगों की नौकरी गई। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जीवन में कुछ सुधार होने की उम्मीद है, एक नई दिशा उन्हें मिलेगी? मैंने कहा ना कि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रह व्याप्तम इदम सर्वम स त्रिलोकनम। ये तीनों लोकों के अंदर ग्रहों का प्रभाव है। ग्रह राज्य देता भी है, ग्रह राज्य हरता भी है। ग्रहों की आदत है, राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है। जिनकी नौकरी गई है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रह बदलेगा तो नौकरी मिलेगी। व्यवसाय में जिनको लॉस हुआ है, व्यवसाय में दोबारा से ऊपर उछाल आएगा। जैसे समुद्र की लहर जाती है और लहर वापस आती है, लगातार वही रूटीन चलता रहता है। ऐसे ही ग्रह अपने घूमते रहते हैं, गोचर में चलते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा वक्त आता है, कभी बहुत बुरा वक्त आता है। यही भगवान का और ब्रह्मा जी का सृष्टि का नियम है कि उसने सदा ग्रहों को एक जैसे चक्र में नहीं चलाया।
अगर एक जैसी गति दी होती तो फिर एक जैसी ऋतु होती, एक जैसा ही खाना पीना होता, एक जैसा ही स्वाद होता, तो जीवन चलता ही नहीं। इसलिए ये सारी जिम्मेवारी प्रकृति को चलाने की ग्रहों के ऊपर है। तो ग्रह धीरे 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 घूमते रहते हैं। आज हमारे ग्रह खराब हैं तो कल ठीक हो जाएंगे। कहते हैं ना 12 वर्ष में तो कूड़े के भी भाग बदलते हैं। 12 वर्ष इसलिए कहें कि 12 वर्ष में देवगुरु बृहस्पति एक चक्कर लगा लेता है ब्रह्मांड का। यानी हर 12 वर्ष के अंदर जिसको तकलीफ हुई है, 12 वर्ष तक जिसने तकलीफ भोगी है, उसको कहीं ना कहीं सुकून जरूर मिलेगा। जीवन रूपी इंजन में तेल डालने के लिए हमारे युवाओं को कुछ उपाय अगर आप सुझाएं या कोई संदेश देना चाहें। उपायों के तौर पे मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता में ना पड़ो, ज्योतिष को समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि ज्योतिष में कुछ अंधविश्वास भी फैलाने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल ऐसी ऐसी रीलें बनाई जा रही हैं कि जो ज्योतिष का विनाश करने के लिए काफ़ी हैं। लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, शराब में अंगूठा डालो तो शुक्र ठीक हो जाएगा, है ना, शराब दान करो, फलाना करो, ढिकना करो, ये सब चीज़ें करो। ये अपनी रील पे लाइक लेने के लिए सिर्फ ज्योतिष का मजाक है ना, कि गाल पे 6 लिख लो आपका प्रेमी आ जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये जो अंधविश्वास फैल रहा है इससे थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन जो साइंटिफिक पॉडकास्ट जैसे ये चल रहा है, आप अपने मैसेज करेंगे हमें, हम उनके जवाब देंगे अगले पॉडकास्ट में। साइंटिफिक आपको ज्योतिष को समझने की आवश्यकता है कि ये जो ग्रह है ना, ग्रह नक्षत्र, ये भगवान ने बनाए क्यों हैं, इनका हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है, क्या हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, और करते हैं तो किस हद तक करते हैं। क्या आपकी एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, क्या आपकी बुद्धि को, मेमोरी को प्रभावित करते हैं, क्या आपके भूख को और प्यास को प्रभावित करते हैं, क्या आपकी बीमारी को, रेस को, दौड़ को, खेल को, फिल्म लाइन को, एक्टिंग को, मॉडलिंग को प्रभावित करते हैं। अगर करते हैं तो आपको इससे विश्वास करना चाहिए। आप अगर 10वीं के बाद 12वीं के बाद अपने कैरियर को चूज कर रहे हैं और आपके भाग्य में राजयोग लिखा है यूपीएससी वाला, और ज्योतिषी बता देता है बेटा आप यूपीएससी की तैयारी करो, तो आप तो बहुत जल्दी बड़े पद पे पहुंच जाओगे। हमने कहा आपकी कुंडली के अंदर राजयोग लिखा है, जितना मर्जी पढ़ लो, आप तो नेता बनोगे, और आप बाद में सेना के अधिकारी बने, गवर्नर बने, फिर गए राजनीति में दोबारा से। तो ज्योतिष आपके कैरियर की भविष्यवाणी करता है। ज्योतिष आपके पास कितना बड़ा साम्राज्य होगा उसकी भविष्यवाणी करता है। ज्योतिष आपके जीवन की बीमारियों की भविष्यवाणी करता है कि कौन कौन सी बीमारियों से आप पीड़ित होंगे। तो आपको ज्योतिष को मानना चाहिए और अच्छे ज्योतिषी से मिलना चाहिए और अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा सभी युवाओं से। और जिस तरीके से डॉक्टर एच.एस. रावत ने कहा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट्स कीजिए, दिल खोलकर कमेंट्स कीजिए। जो भी सवाल आप डॉक्टर एच.एस. रावत से करना चाहते हैं कमेंट में इस वीडियो के ज़रूर लिखें, क्योंकि वो सवाल अगले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर एच.एस. रावत से लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लाइव भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। लेकिन फिलहाल डॉक्टर एच.एस. रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।